20 मई 1964 को दो वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा सिग्नल नोटिस किया। ये दोनों अमेरिका के न्यू जर्सी में मौजूद एक एंटीना पर काम कर रहे थे। 20 फुट का यह एंटीना एक भोंपू के शेप का था और इसे स्पेस में सिग्नल्स रिसीव करने के लिए यूज किया जा रहा था। इस एंटीना से लगातार एक लो लेवल सरसराहट का सिग्नल रिसीव हो रहा था। ये वैसा ही था जैसे एक डिट्यून्ड रेडियो में स्टैटिक की आवाज होती है। ये सिग्नल साइंटिस्ट के लिए सिरदर्द बन गया, एक ऐसा बैकग्राउंड नॉइस जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस एंटीना को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि स्पेस में इसे किस दिशा में पॉइंट किया जा रहा है। इसे खाली आसमान के जिस भी इलाके पे फोकस किया जाता, वो हल्की सी सरसराहट वाली हिस वाला सिग्नल हमेशा मौजूद रहता। शुरुआत में लगा कि इनके एंटीने में कुछ गड़बड़ है। दोनों अनुभवी रेडियो इंजीनियर्स थे और इसमें दिक्कतें निकालकर उन्हें सॉल्व करने में लग गए। उन्होंने देखा कि इस एंटीना को कुछ कबूतरों ने अपना घर बना रखा है। जैसा कि कबूतर करते हैं, उन्होंने इस जगह काफ़ी सारा मल इकट्ठा कर लिया था। दोनों वैज्ञानिक अपने एंटीना से पिजन शिट साफ करने में जुट गए। लेकिन जैसे वो वैज्ञानिक कबूतर की पॉटी समझ रहे थे, वो यूनिवर्स के शुरुआती दिनों का सिग्नल था। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहते हैं। इस एक खोज से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। इससे बिग बैंग थ्योरी को पुख्ता सबूत मिलने वाले थे, जो कई दशकों से वैज्ञानिक खोज रहे थे। और आगे चलकर इस खोज को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और इस वीडियो में हम समझेंगे कि CMB की खोज कैसे हुई और एक एक्सीडेंट से हमारे यूनिवर्स की शुरुआत का राज कैसे खुला। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका और रशिया के बीच एक स्पेस रेस शुरू हो जाती है। दोनों देश एक दूसरे से बेहतर स्पेस टेक्नोलॉजी तैयार करने में लगे थे और इस रेस में रशिया पहली बाजी मार लेता है। 1957 में रशिया अपनी स्पुतनिक सैटेलाइट स्पेस में भेज देता है। यहाँ से अमेरिका को एक झटका लगता है और वो अपने स्पेस प्रोग्राम में तेजी लेकर आते हैं। साल 1960 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। इसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट इको। इसके तहत कुछ बलून जैसी दिखने वाली मेटेलिक सैटेलाइट्स लॉन्च की गई। पृथ्वी के ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करती थी। जमीन से भेजे गए सिग्नल्स को अंतरिक्ष से रिफ्लेक्ट करके दोबारा जमीन पर रिसीव किया जाता था। नासा के इस प्रोजेक्ट इको में मशहूर बेल लैब्स भी शामिल थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए धरती पर एक एंटीना तैयार किया था। जगह थी अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में होमडेल शहर की एक पहाड़ी। यहाँ बेल लैब्स ने सैटेलाइट सिग्नल्स कैच करने के लिए एक 50 फुट का रिसीवर एंटीना तैयार किया। इस हॉर्न रिफ्लेक्टर एंटीना का शेप बहुत इंटरेस्टिंग था। इसे इको सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होने वाले वीक सिग्नल्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में इस एंटीना का मकसद कटिंग एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसर्च को आगे बढ़ाना था। लेकिन 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत रशिया के बीच स्पेस रेस बहुत तेज हो चुकी थी। इसके नतीजतन स्पेस टेक्नोलॉजी ने तेजी से तरक्की हासिल की। अगले कुछ सालों में काफ़ी एडवांस सैटेलाइट लॉन्च की गई और उन्हें बेहतरीन सफलता भी मिली। इस एडवांसमेंट के चलते पुराने वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स का काम खत्म हो चुका था, वो रिडेंडेंट हो चुके थे और अब होमडेल के हॉर्न रिफ्लेक्टर एंटीना के पास कोई और कायदे का काम नहीं रह गया था। इस मौके को देखते हुए 1963 में बेल लैब्स ने इसे दूसरे काम में लगा दिया। बेल हॉर्न एंटीना को खाली आसमान पर नजर बनाए रखने के लिए तैनात किया गया। वो अब सैटेलाइट सिग्नल्स की जगह खाली आसमान में सिग्नल तलाशने लगे। बेल लैब्स के इंजीनियर आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट बिल्सन इसका इस्तेमाल रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए कर रहे थे। रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स की मदद से अंतरिक्ष में दूर मौजूद चीजों को स्टडी करना। उस दौरान रेडियो एस्ट्रोनॉमी की बिल्कुल शुरुआती समझ तैयार हो रही थी। आज जैसे आधुनिक टेलीस्कोप्स हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तब किसी के पास नहीं थे। हमें अपनी यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। ऐसे में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इसमें थी कि आसमान में गैलेक्सीज के बीच में जो खाली इलाका नजर आ रहा है, वहाँ क्या हो सकता है। 20 मई 1964 को पेंजियास और विल्सन आसमान में खाली पड़े इस एरिया को सर्वे कर रहे थे। तभी एक रहस्य से उनका सामना हुआ। एंटीना के रिसीवर में लगातार एक लो लेवल हिस आ रही थी, जैसे एक डिट्यून्ड रेडियो या पुरानी टीवी से स्टैटिक फुफकार की आवाज आती है। ये कुछ वैसा ही था, एक किस्म का बैकग्राउंड नॉइस जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पेंजियास और विल्सन इस हॉर्न एंटीना को किसी भी दिशा में मोड़ते, ये हल्की सी हिस हमेशा से देखने को मिलती। लेकिन शुरुआत में दोनों वैज्ञानिकों का शक आसपास के सोर्सेस से आ रहे डिस्टर्बेंस पर गया। उन्हें लगा कि जमीन पर ही कुछ आसपास हो सकता है जो इन मेजरमेंट्स को कंटेमिनेट कर रहा है, इन्हें दूषित कर रहा है। उन्होंने सोचा कि क्या ये पास में मौजूद न्यूयॉर्क सिटी से आने वाला कोई और मैन मेड रेडियो इंटरफेरेंस लीक हो रहा है जो उन्हें मिल रहा है। उन्होंने हॉर्न एंटीना को न्यूयॉर्क की दिशा में मोड़ दिया, ये टेस्ट करने के लिए कि शायद शहरी रेडियो चैटर इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन उस नॉइस पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा कि ये डिस्टर्बेंस किसी मिलिट्री रडार के कारण हो सकता है, लेकिन जब पता किया गया तो ये भी गलत निकला। अच्छा, कुछ साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट भी हुए थे।
उससे निकलने वाले रेडिएशन के इफेक्ट्स को भी टटोला गया, शायद ये जिम्मेदार हो। लेकिन ये भी समस्या की जड़ नहीं थी। फिर 1958 में अमेरिका के फिजिसिस्ट जेम्स वैन एलन ने पृथ्वी के बाहर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के इलाके खोजे थे। इन्हें वैन एलन बेल्ट्स के नाम से जाना गया। ये सोचा गया कि शायद ये वैन एलन बेल्ट से आने वाला रेडिएशन हो सकता है, लेकिन ये भी इसका कारण नहीं था। पेजियास और विल्सन ने आसपास ऐसे कई तरह की डिस्टर्बेंस को कंसिडर करते हुए उन्हें एक एक करके परखा और एक एक करके ये सभी एक्सटर्नल सोर्स एलिमिनेट होते गए। फिर उन्होंने सोचा कि शायद समस्या की जड़ बाहर नहीं, हमारी नाक के नीचे ही है। दरअसल पेजियास और विल्सन मूल रूप से इंजीनियर्स थे और दोनों के पास फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करने का काफी एक्सपीरियंस था। दोनों ने अपनी बाहें मोड़ी और एंटीना के अंदर इस नॉइस का ओरिजिन खोजने में लग गए। उन्होंने हर सर्किट और कनेक्शन चेक किया। उन्होंने एंटीना के कपलिंग सिस्टम को भी दोबारा बनाया। हर रिपेयर के बाद वो हॉर्न को सीधे आसमान की ओर तान देते और वहां से आने वाले सिग्नल्स को टटोलते, लेकिन हर बार ये फीकी सी फुसफुसाहट उन्हें अपने डेटा में दिखाई देती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही धीमे स्वर में फुसफुसा रहा है, जिसके पास कोई और शांति का रास्ता नहीं है। कई महीनों तक पेजियास और विल्सन इस नॉइस का ओरिजिन टटोलते रहे और एक वक्त पर उनकी पड़ताल घिनौने मोड़ पर पहुंच गई। दोनों की नजर कबूतरों पर गई, जो अक्सर इस हॉर्न एंटीना को अपना आशियाना बना लेते थे। और अगर आपने अपनी बालकनी या आसपास के कोनों पर कबूतरों का ठिकाना देखा है, तो आप भी उनकी निशानियां देख सकते हैं। फिल्मों और पोस्टरों में जो कबूतर प्रेम के प्रतीक नजर आते हैं, असल में बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं अपने आसपास, पॉटी करते हैं। हॉर्न एंटीना के अंदर भी कबूतरों ने काफी मल फैला रखा था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद इस अनवांटेड नॉइस के लिए ये पिजन शिट जिम्मेदार है। उन्हें लगा कि ये व्हाइट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी तरह का थर्मल इमिशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा होगा। पेजियास और विल्सन भी पक्के वाले इंजीनियर थे। उन्होंने अपने एंटीना पर स्वच्छता अभियान छेड़ने का प्लान बनाया। पेजियास और विल्सन ने हॉर्न पर चढ़कर एक जुगाड़ू सा पिजन ट्रैप लगा दिया। उन्होंने इससे 2 कबूतरों को पकड़ा और उन्हें अपने परिसर से निकाल दिया। इन कबूतरों को इतनी दूर ले जाकर छोड़ा गया कि वो वहां वापस एंटीना वाली साइड तक वापस न लौट सकें। कबूतरों को हटाने के बाद उनके अवशेष भी हटाने बाकी थे, उनका मल। दोनों वैज्ञानिक अपने एंटीना हॉर्न पर चढ़े और हर कोने से कबूतरों की पॉटी साफ करने में जुट गए। घंटों की मेहनत के बाद अब यह एंटीना एकदम नए जैसा हो गया था। इस सफाई अभियान के बाद उन्होंने अपने इक्विपमेंट को दोबारा असेंबल किया और एक उम्मीद की सांस भरी। उन्हें उम्मीद थी कि इतनी दिक्कतों के बाद अब वो मिस्टीरियस हिस्स गायब हो गया होगा। उन्होंने हॉर्न को दोबारा खाली आसमान की ओर मोड़ दिया और डेटा को दोबारा देखा। वो नॉइस अब भी मौजूद था। कबूतरों या उनके मल से रेडियो सिग्नल्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कई महीनों तक ये रहस्यमयी सिग्नल इनके काम की सेंट्रल पजल बनी रही। असल में किसी भी तरह का नॉइस रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए दुश्मन होता है, सिरदर्द होता है, एक अनचाहा मेहमान जिसे किसी भी हालत में मौके से हटाना होता है। लेकिन इस केस में ये नॉइस खुद एक एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। एक तरफ पेजियास और विल्सन अपने एंटीना से इस नॉइस को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे कुछ ही मील दूर दूसरे वैज्ञानिक इसकी तलाश कर रहे थे। उन्हें हमारे यूनिवर्स के कुछ बुनियादी सवालों के जवाब देने के लिए इसकी जरूरत थी। कहानी में उन खोजी वैज्ञानिकों को लाने से पहले इस सिग्नल के बारे में हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, फिजिक्स के नजरिए से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और हमारे आसपास अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद हैं। इन सभी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं उनको इकट्ठा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। इस स्पेक्ट्रम के एक बहुत छोटे से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स को हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, जिसे विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी में से एक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम भी होता है उसके अलग। ये वही माइक्रोवेव्स हैं जिनसे खाना गर्म किया जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो सिग्नल होमडेल के एंटीना में रिसीव हो रहा था, ये एक माइक्रोवेव सिग्नल था। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इसका ब्राइटनेस टेम्परेचर 3.5 केल्विन के आसपास था, लगभग -270 डिग्री सेल्सियस। पूरे यूनिवर्स में सबसे कम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो केल्विन स्केल पर 0 होगा। इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। कायदे से एम्प्टी स्पेस का तापमान एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए जो गर्मी छोड़ रही है। ऐसे में एम्प्टी स्पेस से 3.5 केल्विन का ये जो माइक्रोवेव सिग्नल मिल रहा था, ये बड़ी हैरानी की बात थी। कई महीनों तक होमडेल हॉर्न एंटीना के सिग्नल से बेल लैब्स के वैज्ञानिक परेशान रहे। 1964 के पूरे साल भर पेजियास और विल्सन ने इसे नॉइस मानकर हटाने की कई कोशिशें की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिसे कचरा मानकर ये हटाने की कोशिश कर रहे थे, उसे कुछ और वैज्ञानिक लंबे समय से ढूंढ रहे थे। बेल लैब्स के एंटीना से कुछ ही मील दूर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक और ड्रामा अनफोल्ड हो रहा था। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की पाल्मर फिजिक्स लेबोरेटरी में फिजिसिस्ट रॉबर्ट डिक और उनकी टीम एक खोज में लगे थे, और उनकी इस तलाश का बेल लैब्स की मिस्ट्री से गजब का संयोग बैठ गया।
आगे चलकर इन दोनों के रास्ते बहुत ही नाटकीय ढंग से टकराते हैं। प्रिंसटन के वैज्ञानिक रॉबर्ट डिक की कहानी को थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। 1960 के दशक में प्रिंसटन के रॉबर्ट डिक का ध्यान यूनिवर्स के एक बोल्ड आइडिया ने खींच रखा था, द बिग बैंग थ्योरी। वो थ्योरी जो कहती है कि करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत एक गर्म सिकड़े हुए आग के गोले से हुई और ये यूनिवर्स उसके बाद से फैल ही रहा है। इसके उलट कई वैज्ञानिक स्टेडी स्टेट थ्योरी को सामने रखते थे। इसके मुताबिक यूनिवर्स की कोई शुरुआत नहीं है, ये हमेशा से है और नया मैटर इसके फैलने के साथ लगातार बन रहा है। ये दो अलग अलग थ्योरीज थी उस टाइम पे। यूनिवर्स के लगातार फैलने की बात कुछ दशकों पहले से ही साइंटिफिक कम्युनिटी में स्टैब्लिश हो चुकी थी। 1920 के दशक में मशहूर एस्ट्रोनॉमर एडविन हवल ने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए जिनमें उन्होंने दूर तारे और गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जो भी लाइट वेव्स पृथ्वी तक आ रही हैं उन सब में रेड शिफ्ट है। ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट वेव मैकेनिक्स के बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। बात यह है कि जब किसी वेव का सोर्स पास या दूर मूव करता है तो उससे आने वाली तरंग उन वेव्स के साथ क्या होता है, ये गौर करने लायक है। आपने एम्बुलेंस के सायरन या सामने से गुजरती हुई ट्रेन के हॉर्न में ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। जब गाड़ी आपकी तरफ आ रही होती है तो अलग सी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो आपसे दूर जाने लगती है तो अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब साउंड का सोर्स पास आता है तो उसकी वेव्स सिकुड़ जाती हैं, इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और जब वो साउंड का सोर्स दूर जा रहा होता है तो वहाँ से आने वाली वेव्स फैल जाती हैं, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। ये चीज़ हम साउंड वेव्स में महसूस कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, लेकिन लाइट वेव्स पर भी यही फंडा अप्लाई होता है, भले हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है। इसलिए जब एडविन हवल के ऑब्जर्वेशंस में हर गैलेक्सी से आने वाली लाइट में रेड शिफ्ट दिखी तो इसका सीधा मतलब ये निकाला गया कि हर चीज़ हमसे दूर जा रही है, यानी ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। कई वैज्ञानिकों ने टाइम को रिवर्स करके इमेजिन किया कि अगर ये विराट यूनिवर्स हमेशा से हर दिशा में फैल रहा है तो इसकी शुरुआत एक बहुत छोटे से बिंदु से हुई होगी जहां ये सिमटा रहा होगा और इसके फैलने की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई होगी। इसी धमाकेदार शुरुआत को बिग बैंग कहा जाता है और यही बिग बैंग थ्योरी की मौजूदा समझ है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में इतनी बड़ी थ्योरी इतनी आसानी से स्वीकार नहीं की जाती। एडविन हवल के रेड शिफ्ट वाले ऑब्जर्वेशन से ये तो समझा जा सकता था कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतने से ही बिग बैंग वाली बात को दम नहीं मिलता, ना ही ये शुरुआती यूनिवर्स के बारे में कोई डिटेल्स सामने रखता है। 1940s में कुछ वैज्ञानिकों ने यह अंदाज़ा लगाया कि अगर हमारा यूनिवर्स एक बिग बैंग के साथ शुरू हुआ तो यहाँ कुछ निशान मौजूद होने चाहिए, एक तरह का हल्का सा बैकग्राउंड थर्मल रेडिएशन जो उस शुरुआती आग के गोले के बाद हर जगह फैल गया हो। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट डिक को इस दशकों पुराने प्रेडिक्शन के बारे में पता था। 1948 में कुछ वैज्ञानिकों ने ये कैलकुलेट भी किया था कि इस तरह का बचा खुचा कॉस्मिक रेडिएशन अरबों सालों बाद थोड़ा ठंडा हुआ होगा और वो ठंडी माइक्रोवेव्स के फॉर्म में स्पेस में हर जगह मंडरा रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि इन वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट किया था कि इस माइक्रोवेव रेडिएशन का टेम्परेचर करीब 5 केल्विन के आसपास होगा। इन वैज्ञानिकों के काम को एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी लगभग भुला चुकी थी, लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत में रॉबर्ट ने इस आइडिया को नए सिरे से टटोला। उन्हें अंदेशा हुआ कि अगर कॉस्मिक बैकग्राउंड है तो मॉडर्न माइक्रोवेव टेक्निक से उसे खोजा जा सकता है। इसलिए जब पेंजियास और विल्सन बेल लैब्स में उलझे हुए थे, प्रिंसटन में रॉबर्ट डिक और उनके साथी एक माइक्रोवेव रिसीवर बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने प्रिंसटन कैंपस की छत पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी असेंबल किए ताकि इससे वो बिग बैंग की गूंज को सुन सकें। इनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। हर कोई कह रहा था कि इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है, तुम लोग क्यों स्टडी कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। जब 1965 की शुरुआत हुई तो पेंजियास और विल्सन अपने एंटीना से आ रहे इस अजनबी नॉइस को लेकर काफ़ी परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपने इमीडिएट सर्कल के बाहर बाकी लोगों से इसे लेकर सलाह मांगी। एक दिन आर्नो पेंजियास ने MIT में अपने एक एस्ट्रोनॉमर दोस्त बर्नार्ड बर्क को फ़ोन लगाया और इस पहेली के बारे में बताया। बाई चांस बर्क ने हाल ही में कहीं सुना था कि प्रिंसटन का एक ग्रुप कॉस्मिक बैकग्राउंड सिग्नल की तलाश कर रहा है। उन्हें इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन सा लगा और बर्क ने पेंजियास का ध्यान इस तरफ खींचा कि हो सकता है कि ये एंटीना का नॉइस कोई प्रॉब्लम ना हो, शायद प्रिंसटन के थ्योरिस्ट को इसी चीज़ की तलाश है। अप्रैल 1965 के एक दिन आर्नो पेंजियास ने फ़ोन उठाया और प्रिंसटन के रॉबर्ट डिक को कॉल किया। जब प्रिंसटन में फ़ोन की घंटी बजी उस वक्त रॉबर्ट और उनके साथी अपनी रेगुलर लंच टाइम मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे। पेंजियास ने रॉबर्ट को अपनी समस्या समझाई। उन्होंने बताया कि कई महीनों से वो और उनके साथी विल्सन एक 3 केल्विन के माइक्रोवेव सिग्नल को मेजर कर रहे हैं। रॉबर्ट डिक को तुरंत पता चल गया कि इसके क्या मायने थे। उन्होंने फ़ोन का रिसीवर कवर किया और मुड़कर अपने साथियों से बोले, वेल बॉयज़, वी हैव बीन स्कूप्ड। उसी क्षण रॉबर्ट को रियलाइज़ हो गया था कि पेंजियास और विल्सन ने अनजाने में वो कॉस्मिक आफ्टर को पहले ही खोज लिया था जिसे उनकी टीम ढूंढने की योजना बना रही थी।
बिग बैंग की वो गूंज खोजी जा चुकी थी, और वो भी उन रेडियो इंजीनियर्स द्वारा जो इसे ढूंढ भी नहीं रहे थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। फिर दोस्ती यारी की भावना के साथ प्रिंसटन और बेल लैब्स के ग्रुप ने अपनी फाइंडिंग्स को एक साथ पब्लिश करने का फैसला लिया। जुलाई 1965 में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में 2 पेपर्स छापकर इन नतीजों की फॉर्मल अनाउंसमेंट की गई। विल्सन और पेंजियास ने अपने पेपर में उस एक्सेस एंटीना टेम्परेचर या बैकग्राउंड नॉइस को दर्ज किया। इसके साथ ये भी लिखा कि इसका इंटरप्रिटेशन एक कंपेनियन लेटर में है, जो कि रॉबर्ट डिक और उनके साथियों ने लिखा था। उनके काम का टाइटल था कॉस्मिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उन्होंने इसमें प्रस्ताव रखा कि ये जो एक्स्ट्रा माइक्रोवेव सिग्नल है वो यूनिवर्स की धमाकेदार शुरुआत से बची हुई गर्मी है। इन वैज्ञानिकों के काम से बिग बैंग थ्योरी को वो सहारा मिल चुका था जिससे उसे बड़े स्तर पर एक्सेप्टेंस मिलने वाला था। 1978 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन को फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला। नोबेल कमेटी ने उन्हें ये प्राइज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB की खोज के लिए दिया था। उन्होंने अपनी स्पीच में प्रिंसटन के रॉबर्ट डिक और बाकी वैज्ञानिकों का नाम भी लिया, जिनकी बदौलत इस खोज को मायने मिले थे। 1989 में नासा ने कॉस्मिक माइक्रोवेव एक्सप्लोरर नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च की। इसके जरिए CMB को काफ़ी बेहतर सेंसिटिविटी के साथ मैप किया गया, जो कि ग्राउंड बेस्ड एंटीना से संभव नहीं था। इसके बाद 2001 में विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब भी लॉन्च किया गया। इसका नाम प्रिंसटन के वैज्ञानिक डेविड विल्किंसन के नाम पर रखा गया था, जिनकी कुछ समय पहले ही मौत हुई थी। डेविड विल्किंसन उसी प्रिंसटन ग्रुप के साइंटिस्ट थे जिसका नेतृत्व रॉबर्ट डिक कर रहे थे, और उन्होंने फिर काम को आगे बढ़ाया था। इन वैज्ञानिकों की खोज के बाद से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया जा चुका है। 21वीं सदी में भी नए एक्सपेरिमेंट्स से इसके अलग अलग पहलुओं को टटोला जा रहा है और हमारी समझ इससे बेहतर हो रही है। हर रोज, हर घंटे, हर दिशा से ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमारी पृथ्वी पर बरसती है। ये बेहद प्राचीन रोशनी की फुहार हर जगह, हर वक्त मौजूद है। लेकिन ये कितनी गजब की बात है कि इस सब की शुरुआत एक बड़े से एंटीना और उसके नॉइस से जूझ रहे 2 उलझे हुए लोगों से हुई थी। कई बार यूनिवर्स के रहस्य एक फ्लैश में नहीं, बल्कि लगातार बनी हुई एक धीमी आवाज में छुपे हुए होते हैं, और खुले दिमाग से ध्यानपूर्वक और शांति सुनने की कला ऐसे दरवाजे खोल सकती है जिनसे इस कॉस्मोस में हम अपने अस्तित्व की समझ को दुरुस्त कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।